तो जी अब हम डिस्कनेक्ट हो गया था कनेक्शन, कंटिन्यू करते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग बेस्ड सिस्टम, ठीक है। सिंगल यूजर कैन नॉट कीप सीपीयू एंड आईओ डिवाइसेस बिजी एट ऑल टाइम। जाहिर है अगर एक ही प्रोसेसर लगाओगे तो यानी कि सॉरी यहाँ पर सिंगल यूजर कैन नॉट कीप सीपीयू एंड आईओ डिवाइसेस बिजी ऑल टाइम। अगर सिंगल यूजर होगा, एक ही यूजर है, तो वो जाहिर है वो प्रोसेसर और आईओ को हर वक्त तो बिजी नहीं रख सकता, क्योंकि एक ही यूजर कितना काम कर लेगा। तो एक ही अगर यूजर होगा तो सीपीयू और आईओ डिवाइसेस ज्यादातर जो है वो फारिग रहेंगी, क्योंकि वो कम ही इस्तेमाल हो रही होंगी। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का फायदा ये हुआ है, मल्टी प्रोग्रामिंग के जरिए से जो है ना मल्टीपल जॉब जो है वो आती हैं, मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे हैं, तो मल्टीपल एप्लीकेशन चलेंगी, मल्टीपल टास्क चलेंगे नेटवर्क एनवायरनमेंट में। उसका फायदा क्या होगा कि सीपीयू जो है वो उसके पास कोई ना कोई टास्क हर वक्त रहेगा जिसको वो एग्जीक्यूट करे, सीपीयू आइडल नहीं रहेगा। और इसकी वजह से जो है वो जाहिर है इसकी एफिशिएंसी जो है वो फुली यूटिलाइज्ड होगी सीपीयू की। तो a subset of total jobs in a system is kept in memory, ठीक है। तो जॉब्स के जो है वो मेमोरी के अंदर वो रख लेता है कि वो कितनी जॉब्स आई हैं, एक ही वक्त में हो सकता है 15 जॉब्स आए, 20 जॉब्स आए, तो उसको मेमोरी में रख दिया जाता है और कोशिश ये करता है प्रोसेसर के जल्द से जल्द सारी जॉब्स को जो है वो प्रोसेस करके एग्जीक्यूट करा जाए। तो वन जॉब सिलेक्टेड एंड रन वाया जॉब स्केजुलिंग, जॉब स्केजुलिंग के जरिए से जो है वो एक हर जॉब्स को जो है स्केड्यूल किया जाता है कि कौन सी जॉब को पहले चलाया जाए, यानी कौन सा टास्क जो है पहले किया जाए, कौन सा टास्क बाद में किया जाए। तो उसको कहते हैं जॉब स्केजुलिंग। हम इस कोर्स में पढ़ेंगे जॉब स्केजुलिंग के एल्गोरिथम्स हैं कि कौन सा टास्क पहले किया जाए, क्योंकि जाहिर आप देखो ऑपरेटिव विंडोज है ना, विंडोज पे आप 10 काम एक साथ कर रहे होते हो, और अगर विंडोज अगर नेटवर्क के ऊपर है तो नेटवर्क के ऊपर मजीद जो है लोड बढ़ जाता है विंडोज के ऊपर। तो वो स्केजुलिंग करता है कि कौन सा टास्क पहले करना है, कौन सा टास्क बाद में करना है, कौन से टास्क को जो है पैरेलल चलाना है। तो ये बाकायदा इसका पूरा चैप्टर है, हम पढ़ेंगे इसका स्केजुलिंग कैसे होती है। अच्छा, व्हेन इट हैज टू वेट फॉर आईओ फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम स्विचेस टू अनदर जॉब, ठीक है। अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम वेट कर रहा है आईओ के लिए, कीबोर्ड से की प्रेस होने के लिए वेट कर रहा है, तो ठीक है, कोई प्रोसेसर वेट कर रहा है कीबोर्ड से की प्रेस होने के लिए, या प्रोसेसर जो है वेटिंग टाइम पे आ गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरी जॉब पे चला जाता है, दूसरी जॉब को चलाना शुरू कर देता है। कि वो ये नहीं करता कि एक अगर वेट जॉब कंप्लीट नहीं हो रही तो वो वेट करता रहे जब तक एक कंप्लीट नहीं हो जाए, बल्कि वो वेटिंग टाइम को यूटिलाइज करता है सही तरीके से, ताकि वो उस वेटिंग टाइम के अंदर दूसरी जॉब्स को कवर करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से वो स्केजुलिंग होती है, जिसकी वजह से जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने में मिलती है। टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग इज लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ सीपीयू स्विचेस जॉब। अब होता क्या है, अगर 10 जॉब्स हैं तो हर जॉब को अलग अलग टाइम मिलता है, उसको कहते हैं टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग कर यानी कि अलग अलग टाइम जो है हर जॉब को मिलना होता है। और मिसाल के तौर पर आपको समझाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल एक जॉब 1 है, ठीक है, एक जॉब 1 है, एक जॉब 2 है, एक जॉब 3 है। जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, अलग अलग जॉब चल रही हैं, ठीक है। और जॉब 4 भी है। अब वो टाइम स्लैश देता है कि भाई सारी चलानी है, प्रोसेसर अब ये तो नहीं करता कि एक वक्त में पहले इसको खत्म करे फिर इसकी बारी है। अगर ऐसे करेगा, ये भी एक स्केजुलिंग एल्गोरिथम है, इसको कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लेकिन ऐसे करेगा तो फिर टाइम बहुत डिले बहुत आ जाएगा। कोशिश ये करता है वो टाइम शेयरिंग करता है। टाइम शेयरिंग का मतलब क्या है, जैसे 2 मिली सेकेंड ये चलाएगा, 2 मिली सेकेंड ये चलाएगा, ये जॉब चलाएगा, 2 मिली सेकेंड ये जॉब चलाएगा, 2 मिली सेकेंड ये जॉब चलाएगा। ये 2-2 मिली सेकेंड सबको चलाया, फिर दोबारा वापस यहीं आ जाएगा, फिर दो बार 2 मिली सेकेंड इसको चलाएगा, 2 मिली सेकेंड इसको चलाएगा, 2 मिली सेकेंड, यानी कि स्विचिंग होगी। और हर जॉब जो है थोड़ी थोड़ी देर के लिए सारी जॉब्स चलेंगी। हमें क्या फील आएगी, हमें ये फील आएगी कि सारी जॉब्स एक साथ चल रही हैं। जैसे विंडोज के अंदर हमें लगता है ना सारी एप्लीकेशन एक साथ चल रही है, हालांकि वो एक साथ नहीं चल रही होती, वो अपने अपने टाइम स्लाइड्स के ऊपर अपने अपने जो टाइम उनको मिला होता है, लेकिन वो टाइम इतना छोटा होता है और स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि हमें ये लगता है कि सारी जॉब्स एक साथ चल रही हैं, हालांकि सारी जॉब्स अपने अपने टाइम के ऊपर चल रही होती हैं।
लेकिन स्विचिंग बहुत फास्ट होती है चूंकि, क्योंकि मिली सेकेंड को आप मिली सेकेंड से भी कम होता है अब तो मिली सेकेंड को हम जज करना बड़ा मुश्किल है, और मिली सेकेंड से भी अगर कम हो, नैनो सेकेंड पे चला जाए तो उसको जज करना तो जाहिर है बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। तो हमें पता नहीं चलता और हमें लगता यूँ है कि सारे एक साथ चल रहे हैं। तो ये एक फिनोमिना है जिसको हम मल्टीटास्किंग कह रहे होते हैं, और लेकिन बैकग्राउंड के अंदर एक्चुअली टाइम शेयरिंग हो रही होती है। क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है। तो टाइम शेयरिंग का मतलब, टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग का मतलब यही है कि सीपीयू जो है वो फ्रीक्वेंटली जो है वो जॉब्स को स्विच करता है, और इसके फायदा ये होता है कि जाहिर है वो इंटरेक्टिव भी हो जाता है सेशन, और जल्दी जल्दी सारी जॉब्स जो है वो परफॉर्म भी हो रही होती है। तो यहाँ बात हो रही है रेस्पॉन्स टाइम की। रेस्पॉन्स टाइम शुड बी लेस देन 1 सेकेंड, यानी कि ऐसे ऐसे भी सिस्टम्स होते हैं, यानी कि वो कोशिश ये करता है, किया जाता है कि रेस्पॉन्स जो है ना वो 1 सेकेंड के अंदर आ जाए। ठीक है, यानी कि हर हर प्रोसेस जो टास्क चलाया जाता है, 1 सेकेंड के अंदर उसका रेस्पॉन्ड जो है वो हो जाए, 1 सेकेंड से ऊपर ना हो। तो 1 सेकेंड के अंदर प्रोसेस आ जाएगा, जवाब रेस्पॉन्ड आ जाएगा, तो हम कहेंगे भाई वो टाइमली एग्जीक्यूट हो रहा है। ईच यूजर हैज एटलीस्ट वन प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग इन मेमोरी। ठीक है, तो हर यूजर का जो है कम से कम एक प्रोग्राम जो है वो मेमोरी में चल रहा होता है। अगर 10 यूजर हैं, 10 यूजर्स के एक एक प्रोग्राम मेमोरी में चल रहे होते हैं। हर प्रोग्राम को हम कहते हैं प्रोसेस, जो मेमोरी में चल रहा होता है। ठीक है, वैसे अगर चल नहीं रहा हो तो उसको प्रोग्राम कहते हैं, और अगर चल रहा हो तो उसको कहते हैं प्रोसेस। इफ सेवरल जॉब्स रेडी टू रन एट ऑल द सेम टाइम, अगर सारी जॉब्स जो है वो कोशिश करेंगी कि मिलके काम करें, एक ही वक्त में चाहेंगी सारी जॉब्स मिलके, जैसे अभी दिखाया मैंने आपको, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4। अगर सारी जॉब मिल एक ही वक्त में काम करना चाहिए, उसके लिए भी ज़ाहिर है सीपीयू की स्केजुलिंग करनी पड़ेगी कि क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए कि सारी जॉब्स मिलके आपस में काम करें एक ही वक्त में। इफ प्रोसेसर डोंट फिट इन मेमोरी, अगर बहुत सारे प्रोसेस हो गए, ठीक है, ऐसा ऐसा हो सकता है कि प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाए, रैम फुल हो जाए। ठीक है, अब रैम फुल हो जाए तो फिर क्या करेगा? फिर स्वैपिंग करता है। वो कहाँ स्वैप करता है? वो वर्चुअल मेमोरी के अंदर यूज़ करता है। वर्चुअल मेमोरी का मतलब क्या है? हार्ड डिस्क के अंदर एक जगह को वो एज अ रैम ट्रीट करता है। और अब ये इसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, इंशाल्लाह हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे वर्चुअल मेमोरी कैसे काम करती है। तो अगर रैम फुल हो जाती है तो हार्ड डिस्क के एक पोर्शन को वर्चुअल मेमोरी बना के उसको एज अ रैम यूज़ किया जाता है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि फिर जो है आपका मतलब ये नहीं होगा कभी भी कि रैम फुल हो जाने की सूरत में आपका सिस्टम जो है शट डाउन हो जाए, या आपका क्या सिस्टम कि अब ये काम नहीं करेगा, बल्कि वो सिस्टम जो है वर्चुअल मेमोरी को यूटिलाइज करके आपके सारे टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, यहाँ पर ये आपको दिखाया गया है, और ये एक मेमोरी लेआउट है मल्टी प्रोग्राम सिस्टम का। यानी कि ये रैम के अंदर, आप रैम फॉर एग्जांपल ये रैम है, ठीक है, रैम के अंदर ये पूरी रैम है। ठीक है, ये 512 MB की रैम है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर दिखाया गया है 500 MB। रिक्वेस्ट में मैं कर लूँगा एक्सेप्ट, जैसे टाइम मिलेगा मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगा फेसबुक पे। अभी मैं लेक्चर कंटिन्यू रख रहा हूँ। तो आप देखिए 512 MB की रैम है, और इसके अंदर मल्टीपल जॉब्स हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब, जैसे अभी मैंने दिखाया हर रैम के अंदर सारी जॉब्स चल रही होंगी, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने आपको बताया है जो प्रोग्राम चल रहा होता है वो रैम में होता है। तो जॉब्स चल रही हैं, 4 जॉब चल रही हैं, चारों की चारों रैम में मौजूद है, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी रैम में मौजूद है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का रैम का एक पार्ट होता है जो खास तौर पे वो रिजर्व कर लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो जैसे यहाँ पर ग्रे एरिया दिखाया गया है, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई जॉब नहीं आएगी, क्योंकि ग्रे एरिया ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट को अलग रखता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट हो गया ऊपर वाला। नीचे वाला पार्ट जो है ना, ये यूजर का पार्ट है, यूजर के जॉब्स चल रहे हैं, यूजर के प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। तो रैम के अंदर वो मतलब सेपरेट रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट को अलग रखता है और यूजर के पार्ट को अलग रखता है। और यहाँ पर मल्टीपल जॉब जो है वो चल रही होती हैं, और जाहिर है इसकी स्केजुलिंग हो रही होती है कि किस वक्त में कौन सी जॉब चलेगी, और इस तरह से सारी मिल के आपस में काम कर रहे होते हैं। तो ये एक लेआउट है, मेमोरी लेआउट, जो मल्टी प्रोग्राम सिस्टम का यहाँ पे दिखाया गया रैम के अंदर कैसे काम होता है। अच्छा जी, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशंस की हम बात करते हैं। तो इंटरप्ट ड्रिवन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है।
ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इंटरप्ट ड्रिवन होता है। इंटरप्ट का मतलब क्या है कि ज़ाहिर है कीबोर्ड, माउस से, इनपुट डिवाइसेस से या आउटपुट डिवाइसेस से कोई भी इंटरप्ट जनरेट होता है जिसको पहले परफॉर्म किया जाता है। और हार्डवेयर से भी इंटरप्ट जनरेट होता है, सॉफ्टवेयर से भी इंटरप्ट जनरेट होता है। सॉफ्टवेयर से जो इंटरप्ट जनरेट होता है उसको हम ट्रैप भी कहते हैं, ये बता चुका हूँ पिछली क्लास में। ट्रैप या एक्सेप्शन कहते हैं उसको, जो सॉफ्टवेयर से जनरेट होता है। जैसे सी प्लस, आपने सी शार्प पे कोई कोड लिखा, कोई एरर आएगा तो फौरन जो है वो प्रोग्राम रुक जाएगा और फौरन एरर मैसेज शो करेगा। वो एक्चुअली इंटरप्ट है, ठीक है। वो इंटरप्ट है कि वो सारी चीजें रोक के एरर दिखा रहा है आपको, और वो एरर कहाँ से जनरेट हुआ है? सॉफ्टवेयर से जनरेट हुआ है। इस तरह सॉफ्टवेयर जो है वो मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज सकता है सीपीयू को भी। आपका सॉफ्टवेयर जो है सीपीयू को रिक्वेस्ट भेज सकता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो सीपीयू बार बार जो है अपनी प्रोसेसिंग रोकेगा, वो चेक करेगा इंटरप्ट के कहाँ से आया है। हार्डवेयर से भी इंटरप्ट आ सकता है, सॉफ्टवेयर से भी इंटरप्ट आ सकता है, ठीक है। तो बस ये है कि जो सॉफ्टवेयर से इंटरप्ट आता है उसका स्पेशल नाम ट्रैप या एक्सेप्शन कहते हैं, और जो हार्डवेयर से इंटरप्ट आता है वो जनरल इंटरप्ट ही होता है। तो यहाँ पर देखें सॉफ्टवेयर एरर, फॉर एग्जांपल डिवीजन सॉफ्टवेयर ये आ सकते हैं डिवीजन बाय जीरो, जैसे आपने बताया किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे जीरो से, तो कैलकुलेटर में भी एरर आता है, कंप्यूटर में भी एरर आएगा। तो वो एरर, इस तरह के एरर्स जो है बहुत सारे आते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर भी। तो इस तरह से रिक्वेस्ट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस, किसी सॉफ्टवेयर किसी सर्विस को ऑपरेटिंग सिस्टम की यूज़ करना चाहे उसके लिए भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो रिक्वेस्ट भेज सकता है, ट्रैप जनरेट होता है। Other process problems include infinite loop processes modifying each other, और जैसे इनफिनाइट लूप आ जाता है, ठीक है, वाइल का लूप चलता ही रहता है, खत्म नहीं हो रहा। तो इसके बाद इस तरह की चीज़ों के अंदर भी जो है वो इंटरप्ट जो है वो जनरेट हो सकता है सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। तो क्लियर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो इंटरप्ट के बाद, ये तो खैर हम कह भी चुके हैं कई मरतबा, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दो तरह के इंटरप्ट होते हैं। अब देखो अब हमें ये पता चल गया कि रैम के अंदर, यानी कि जब आप काम, यहाँ पर ड्यूअल मोड की बात हो रही है। ड्यूअल मोड का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऑपरेशन, ड्यूअल मोड ऑपरेशन अलाउ ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ एंड अदर सिस्टम कंपोनेंट, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप को ही बचाता है, दूसरे कंपोनेंट्स को भी बचाता है ड्यूअल मोड के जरिए। यानी कि एक तो हो गया यूजर का मोड जिसपे आपकी एप्लीकेशन चल रही है, एक हो गया कर्नल मोड जिसपे ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, समझ रहे हैं? यानी कि यूजर मोड क्या हो गया? जैसे कि MS वर्ड चला रहे हो आप, एक्सेल चला रहे हो, पावर पॉइंट चला रहे हो, या इसके अलावा जो है कैलकुलेटर चला रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, ये सारे के सारे यूजर मोड पे काम हो रहे हैं, आपकी अपनी अपनी एप्लीकेशन है। लेकिन विंडोज भी तो साथ साथ चल रही है। विंडोज जो साथ साथ चल रही है वो कौन से मोड पे काम हो रहा है? वो कर्नल मोड पे काम हो रहा है। तो दोनों मोड्स एक ही वक्त में चल रहे होते हैं, एक ही साथ। यूजर मोड भी चल रहा होता है, कर्नल मोड भी चल रहा होता है, लेकिन मोड की शिफ्टिंग होती रहती है। कभी वो ऑपरेटिंग सिस्टम मोड पे जाता है, कभी वो एप्लीकेशन मोड पे जाता है, यूजर मोड पे जाता है, कभी कर्नल मोड पे आता है, कभी यूजर मोड पे आता है। ये आपस में एक दूसरे के साथ अंदर जो है ना स्विचिंग होती रहती है, लेकिन स्विचिंग इतनी फास्ट होती है हमें पता नहीं चलता कब कर्नल मोड पे गया और कब यूजर मोड पे आया। अब ये स्विचिंग कैसे होती है? उसके पीछे होता है मोड बिट। एक बिट को जो है ना वो यूज किया जाता है, और उसके जरिए से वो बता दिया जाता है कि मोड बिट के जरिए से कि ये इस वक्त यूजर मोड में है या कर्नल मोड में है। तो ठीक है, बिट के जरिए, यानी बिट अगर फॉर एग्जांपल 1 हुई तो ये यूजर मोड है, और बिट की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये कर्नल मोड हो गया, ठीक है। एक बिट को यूज करके डिसाइड किया जाता है कि इस वक्त कौन सा मोड के ऊपर जो है, कौन से मोड पे रैम जो है चल रही है, कर्नल मोड पर है या कर्नल मोड पर काम हो रहा है इस टाइम, या यूजर मोड पर काम हो रहा है। Provides the ability to distinguish between system is running user code और कर्नल कोड, ठीक है। तो कर्नल का कोड चल रहा है इस वक्त, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें चल रही हैं, या यूजर का कोड चल रहा है, ठीक है। तो ये डिस्टिंग्विश कौन सी बिट करेगी? मोड बिट। तो सम इंस्ट्रक्शन डेजिग्नेटेड एज प्रिविलेज्ड ओनली एग्जीक्यूशन इन कर्नल। कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी भी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज में आप कुछ सारे काम नहीं कर सकते, कुछ कामों के लिए वो आपसे कहता है आपके पास प्रिविलेजेस नहीं है, राइट्स नहीं है, ठीक है। तो आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हो तब वो काम होता है। तो प्रिविलेज मोड का मतलब ये होता है कि वो एक्स्ट्रा राइट्स आपको चाहिए होते हैं उस काम को करने के लिए, क्योंकि वो चीज़ें कर्नल मोड के ऊपर होती हैं। जैसे कोई इंस्टॉलेशन करनी है, इंस्टॉलेशन करने के लिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होने चाहिए, वरना वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ ही नहीं करेगा। तो कर्नल मोड के ऊपर फिर शिफ्टिंग होती है, वो आपसे पासवर्ड पूछता है और आप पासवर्ड दे देते हो तो फिर वो आपको अलाउ करता है। तो थोड़ी देर के लिए कर्नल मोड पर जाता है आपका, ठीक है, चीज़ें। तो ये शिफ्टिंग होती रहती है, कर्नल मोड और यूजर मोड दोनों में आपस में शिफ्टिंग होती रहती है। तो शिफ्टिंग कैसे होती है? सिस्टम कॉल आता है, यानी कि सॉफ्टवेयर से कॉल जनरेट होती है, और जब कर्नल बोर्ड पर जाना चाहता है कर्नल बोर्ड पर चला जाता है, और
सिस्टम कॉल चेंजेस मोड टू कर्नल रिटर्न फ्रॉम कॉल रीसेट टू, यानी कि सिस्टम कॉल के जरिए से कर्नल मोड पे चला जाता है, और जो कर्नल मोड पे जाके जब ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम खत्म कर लेता है दोबारा से वो रीसेट कर देता है, उसको दोबारा से यूजर मोड पे ले आता है, यानी कि जीरो बिट हो जाती है, और जब वो काम खत्म हो जाता है दोबारा 1 बिट हो जाती है और वो यूजर मोड पे आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से काम हो रहा होता है मोड बिट के जरिए से, इसको जो है वो ड्यूअल मोड को जो है वो मेंटेन किया जाता है। ड्यूअल मोड का मतलब वही कर्नल मोड या यूजर मोड। इंक्रीजिंग सीपीयू सपोर्ट मल्टी मोड ऑपरेशंस। अब देखो इसके अंदर फायदा भी होता है, वर्चुअल मशीन मैनेजर भी आते हैं, जगह पे तो वर्चुअल मशीन बन जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, VMware का नाम आपने सुना हो। तो इसमें होता यही है कि आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप जो है वो चल सकते हैं कि वक्त में सीपीयू के ऊपर, जिससे जो है सीपीयू की आप जो सीपीयू को जो है वो मल्टीपल ऑपरेशंस के अंदर काम कर सकते हो वर्चुअल मशीन के जरिए। तो ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। अब यहाँ देखो कैसे काम हो रहा है। Timer to prevent infinite loop processing hogging resources. Timer is set to interrupt the computer after some time period. तो होता क्या है कि देखो कब कब कभी जब ये यूजर मोड हो गया और ये कर्नल मोड हो गया, यूजर मोड के लिए बिट को किया है 1, कर्नल मोड के लिए बिट को क्या किया है 0। तो यूजर प्रोसेस चल रहा है या यूजर प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, कर्नल के प्रोसेस यहाँ चल रहे हैं, यूजर के प्रोसेस ऊपर चल रहे हैं, ग्रे कलर में यूजर के प्रोसेस हैं, ठीक है। तो यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूशन हो रही है। अब यूजर प्रोसेस काम करते करते उसने कोई ऐसा काम करना चाहा जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के राइट्स चाहिए, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स चाहिए, इस तरह की कोई चीज चाहिए, प्रिंट आउट ही भेज दिया फॉर एग्जांपल। अब प्रिंट आउट भेजने के लिए भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम से हेल्प लेगा, ऐसे तो प्रिंटर को एक्सेस नहीं कर सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम से हेल्प लेगा। सिस्टम कॉल जाएगी, सिस्टम कॉल जाएगी, ठीक है, सिस्टम कॉल जनरेट होगी और वो मोड चेंज होगा, यूजर मोड से कहाँ चला जाएगा कर्नल मोड पे, ठीक है। बिट जो है वो 1 थी, लेकिन अब बिट को क्या कर दिया जाएगा 0, 0 बिट हो जाएगी, तो अब वो कर्नल मोड पे आ गया, कर्नल मोड पे आ गया। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपना चीजें काम करेगा यहाँ पर। अब प्रिंटर की रिसोर्स देनी है, प्रिंटर की रिसोर्स देगा, उसको प्रिंटर को कमांड दे देगा, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब उसकी रिक्वेस्ट उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, दोबारा वो मोड बिट को चेंज कर देगा, 1 कर देगा, और फिर दोबारा जो है प्रोग्राम रिटर्न हो जाएगा यूजर की तरफ, ठीक है। तो ये इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे जो है बिट के जरिए से कर्नल मोड और यूजर प्रोसेस के दरमियान कम्युनिकेशन आपस में होती है, शिफ्टिंग कैसे होती है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? नो सर। अच्छा, ये प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करते हैं। अभी तो हमने बात की थी, ये सारी बात हो रही थी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशंस के ऊपर बात हम कर रहे हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जो प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट हो रहा है ना उसको हम प्रोसेस कहते हैं। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस। जो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हम कहते हैं प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोग्राम जो है ना, प्रोग्राम एक पैसिव एंटिटी है। अगर प्रोग्राम आपका हार्ड डिस्क पे रखा हुआ है, चल नहीं रहा, तो वो पैसिव एंटिटी है, हम उसको कहेंगे प्रोग्राम है, ठीक है। लेकिन जब वो चलना शुरू करेगा ना, आपने डबल क्लिक कर दिया, अब वो प्रोग्राम नहीं रहा, बल्कि अब वो क्या बन गया, अब वो प्रोसेस बन गया, ठीक है, क्योंकि वो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी है जो चल रही है, जबकि प्रोग्राम जो है वो क्या है, वो एक पैसिव एंटिटी है, क्योंकि वो इस वक्त जो है चल नहीं रहा। जैसे ही प्रोग्राम चलेगा वो प्रोसेस बन जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? जी सर। अच्छा, प्रोसेस नीड्स रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश इट्स टास्क। प्रोसेस जाहिर कोई भी प्रोसेस चलेगा, रैम के अंदर कोई प्रोसेस है, प्रोसेसर किसी प्रोसेस को चला रहा है, रैम के अंदर वो मौजूद है, उसको क्या चाहिए होगा, उसको सीपीयू चाहिए होगा, जाहिर है प्रोसेस कैसे चलेगा, कोई सीपीयू चलाएगा ना उसको, उसको रैम चाहिए होगी, रैम का पोर्शन चाहिए होगा प्रोसेस को चलने के लिए, हो सकता है कीबोर्ड माउस की मदद चाहिए हो उसको, कुछ फाइल्स चाहिए हो उसको, ठीक है। तो प्रोसेस को भी रिसोर्सेज चाहिए, प्रोसेस नीड रिसोर्सेज, ठीक है, प्रोसेस को भी रिसोर्सेज चाहिए अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। डेटा को इनिशियलाइज करवाना हो उसको, तो वो भी चीज़ें करनी पड़ेंगी उसको। तो प्रोसेस को जो है रिसोर्सेज चाहिए होती हैं चीज़ों को चलाने के लिए। तो प्रोसेस जब एक मरतबा चल गया तो प्रोसेस टर्मिनेशन रिक्वायर्स रिक्लेम ऑफ एनी रीयूजेबल रिसोर्स, ठीक है। तो प्रोसेस को जो है टर्मिनेट भी किया जाता है। अगर प्रोसेस को टर्मिनेट ना किया जाए तो एक प्रोसेस है, अब अपने प्रिंटिंग की कमांड ली, रैम में हो गई,
रैम में जाके, अब वो रैम में ही रहेगी अगर उसको टर्मिनेट ना किया गया, ठीक है। तो जैसे ही वो प्रिंट आउट हो जाए फौरन उसको रैम से निकाला भी जाता है, ठीक है। आप तो नहीं निकालते हो रैम से, आपने तो प्रिंट आउट भेज दिया, प्रिंट आउट की कमांड दे दी, ठीक है, वर्ड से आपने प्रिंट भेज दिया, लेकिन प्रिंट भेजने के बाद वो प्रिंटिंग पे जाते हैं और प्रिंट रैम में वो चीज़ जाती है, एग्जीक्यूट होता है, और एग्जीक्यूट होने के फौरन बाद उसको रैम से निकाल भी दिया जाता है, यानी कि उसको रैम से टर्मिनेट भी कर दिया जाता है, वरना वो रैम में अगर हमेशा रहेगी प्रोसेस, प्रिंटिंग की प्रोसेस, तो रैम में जगह गिर जाएगी और इस तरह से रैम तो फुल हो जाएगी। तो इसलिए वो कोशिश यही करते हैं जैसे ही कोई प्रोसेस कंप्लीट हो उसको फौरन रैम से निकाल दिया जाए। Single threaded process has one program counter specifying location of next station to execute। तो उसमें होता यही है कि कोई भी प्रोसेस जो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस होगा तो उसके अंदर वन प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी चलने वाली है, यहाँ पर लिखा है जो नेक्स्ट स्टेशन चलने वाली होती है उसका एड्रेस अपने पास रख लेता है प्रोग्राम काउंटर। ये एक रजिस्टर का नाम है प्रोग्राम काउंटर। तो होता है क्या है कि अगली स्टेशन कौन सी चलेगी, सिंगल थ्रेड होगा, एक प्रोसेस है, आगे इसकी डायग्राम भी आ जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। एक प्रोसेस है वो स्टार्ट मतलब एक प्रोसेस है वो प्रोग्राम उसका वो उसके साथ जो है उसके अंदर अगर 10 इंस्ट्रक्शन है, एक प्रोसेस में 10 इंस्ट्रक्शन है, उसका प्रोग्राम काउंटर चलेगा, वन बाय वन एक एक इंस्ट्रक्शन को पिक करेगा और चलाता रहेगा। ये एक ही प्रोसेस चल रहा है, एक ही प्रोसेस है, उसका प्रोग्राम काउंटर जो है वो हैंडल करेगा सारी इंस्ट्रक्शन को जो उस प्रोसेस से रिलेटेड होंगी। ये प्रोसेस एक ही है, इंस्ट्रक्शन बहुत सारी हैं, तो प्रोग्राम काउंटर मेंटेन करेगा, वन बाय वन सारी इंस्ट्रक्शंस को उस प्रोसेस की चलाएगा। तो प्रोसेस एग्जीक्यूट सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन सिक्वेंशियली, ठीक है। प्रोसेस जो है वो सारी इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन चलाएगा, सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करेगा। सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट कैसे करेगा, प्रोग्राम काउंटर की मदद से। प्रोग्राम काउंटर बताएगा कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी है जो चलेगी। तो प्रोसेस जो है वन बाय वन सबको चलाता रहता है जब तक कि सारी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट ना हो जाए, तब तक वो प्रोसेस जो है वो मेमोरी में रहता है। तो ये अगर सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस की बात हो रही है। अगर मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस की बात करें तो मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस हैज वन प्रोग्राम काउंटर पर थ्रेड, ठीक है। हर थ्रेड का प्रोग्राम काउंटर डिफरेंट होगा, ठीक है। सिंगल प्रोसेस के अंदर तो एक ही प्रोग्राम काउंटर होगा, सिंगल थ्रेड है, बस एक ही प्रोसेस चल रहा है। लेकिन अगर मल्टीपल प्रोसेस चल रहा है तो हर प्रोसेस का थ्रेड अलग अलग होगा। ये पहला प्रोसेस चल रहा है, ये दूसरा प्रोसेस चल रहा है, तीसरा प्रोसेस चल रहा है, हर एक का प्रोग्राम काउंटर भी अलग होगा, ठीक है। हर एक का प्रोग्राम काउंटर भी अलग होगा और हर कोई जो है हर प्रोग्राम काउंटर जो है अपने अपने प्रोसेस की इंस्ट्रक्शन को चलाएगा। अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी है, हर प्रोग्राम काउंटर अपने अपने थ्रेड के अंदर, थ्रेड का मतलब अलग अलग प्रोसेस, ये अलग प्रोसेस है, ये अलग प्रोसेस है, ये अलग प्रोसेस है, तीनों प्रोसेस चल रहे हैं और ये तीनों एक साथ चल रहे हैं और प्रोग्राम काउंटर के जरिए हर एक जो है हर एक इंस्ट्रक्शन को पिक करके चलाया जाएगा। हर थ्रेड का हर प्रोसेस का प्रोग्राम काउंटर अलग अलग होगा। उसको हम कह रहे हैं मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस। तो प्रोसेस मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस भी हो सकता है, यानी कि प्रोसेस एक है सिंगल थ्रेड पे भी जा सकता है, एक ही प्रोसेस मल्टी थ्रेड पे भी जा सकता है, ठीक है। अगर मल्टी थ्रेड पे एक प्रोसेस चलेगा तो ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, सिंगल थ्रेड पे चलेगा तो देर से कंप्लीट होगा। तो typically system has many processes, some users, some operating system running concurrently one or more CPUs, ठीक है। तो एक या एक से ज़्यादा CPUs के ऊपर जो है प्रोसेस चल रहे होते हैं और कंकरेंसी जो होती है मल्टीप्लेक्सिंग होती है, ज़ाहिर है उनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए करवाई जाती है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई प्रोसेस मैनेजमेंट। यस सर। तो प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज यहाँ पर दिखाई गई हैं। The operating system is responsible for the following activities in connection with the process: creating and deleting both users and system process, ठीक है। सिस्टम को यूजर के यानी कि यूजर कोई प्रोसेस क्रिएट करे या सिस्टम की प्रोसेस क्रिएट करे, उसको क्रिएट भी करना और क्रिएट जब काम खत्म हो जाए तो उसको डिलीट भी करना, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों काम कर रहा होता है। सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग प्रोसेस, सस्पेंड का मतलब है चलते चलते रोक दिया थोड़ी देर के लिए और फिर दोबारा चला दिया, उसको कहते हैं सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग, ठीक है। क्रिएटिंग डिलीटिंग का मतलब है शुरुआत की, उसको क्रिएट किया, बनाया, उसको खत्म बनाने के बाद उसको खत्म भी किया, उसको डिलीटिंग। सस्पेंडिंग का मतलब है चलते चलते रोक दिया ताकि दूसरा काम करे और फिर दोबारा से उसको रिज्यूम भी कर दिया, दोबारा चला दिया। जैसे ज़्यादातर आप देखते हो इंस्टॉलेशन हो रही होती है, इंस्टॉलेशन तो हो रही होती है, परसेंटेज हो रही होती है, लेकिन आप इंस्टॉलेशन चलते चलते रहे थोड़ी देर के लिए वो रोक भी देते हैं क्योंकि
अगर ज़्यादा बर्डन आता है प्रोसेसर पे तो थोड़ी देर के लिए उसको सस्पेंड भी करता है और थोड़ी देर के बाद दोबारा से उसको रिज्यूम भी कर लेता है। डाउनलोडिंग में भी आपने देखा होगा, डाउनलोडिंग में भी ऐसा होता है। तो मल्टीपल प्रोसेस जो है वो सस्पेंड भी होते हैं, रिज्यूम भी हो जाता है। प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म्स फॉर प्रोसेसिंग सिंक्रोनाइजेशन, आपस में प्रोसेस एक दूसरे के साथ सिंक भी होता है, ठीक है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, कोई एक फाइल आप क्रिएट करते हो, कोई एक फोल्डर बनाते हो, वो फोल्डर हार्ड डिस्क पे भी बन रहा है, वो फोल्डर यूजर की डायरेक्टरी में भी चला गया, ठीक है, वो फोल्डर कई जगह एक्सेस हो रहा है, नेटवर्क के ऊपर भी शेयर हो रहा है, तो वो सारे प्रोसेस आपस में सिंक हुए हैं, सिंक्रोनाइजेशन हो रही है। प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन, एक प्रोसेस दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करता है। हम देखेंगे पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, प्रोसेस कैसे आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जिसके अंदर प्रोसेस की मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो हम इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोसेस कम्युनिकेशन आपस में एक दूसरे के साथ कैसे करते हैं। प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर डेडलॉक हैंडलिंग, डेडलॉक हैंडलिंग का मतलब क्या है कि डेडलॉक जैसे हम देखते हैं ना कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है। क्यों जाम हो जाता है? क्योंकि सड़क मतलब रिसोर्सेज होती नहीं है, रोड अवेलेबल नहीं है, रोड पे जगह नहीं है, तो कहाँ पर वो चला है, ठीक है। तो आपस में सब एक दूसरे का इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई तुम निकलो तो मैं चलूँ, एक दूसरे का इंतजार कर रहे होते हैं, उससे डेडलॉक बन जाता है। इस तरह प्रोसेस भी कंप्यूटर में भी यही होता है, बहुत सारे प्रोसेस एक साथ चल रहे होते हैं, सैकड़ों हजारों प्रोसेस एक साथ चल रहे होते हैं, और फिर सभी रैम, सब यही चाह रहे होते हैं मुझे रैम मिल जाए, मुझे प्रोसेसर मिल जाए। तो कभी कभी डेडलॉक भी हो जाता है, आपका सिस्टम हैंग हो जाता है, ठीक है। वो हैंग क्यों होता है? क्योंकि वो सब एक दूसरे का इंतजार करना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम अपना काम खत्म करो तो फिर मुझे रैम मिल जाए, तुम अपना काम खत्म करो तो मुझे रैम मिल जाए, तो वो हैंग हो जाता है सिस्टम। उसको कहते हैं डेड लॉक हो गया। डेड लॉक का तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डेड लॉक को खत्म करता है, ठीक है। अब इसका पूरा चैप्टर है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि डेड लॉक हैंडलिंग कैसे करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के हवाले से। मेमोरी का मतलब रैम, ठीक है। टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम ऑल और पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इन मेमोरी, ठीक है। तो प्रोग्राम कोई एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके सारा प्रोग्राम या उसका मेजर पार्ट जो है वो मेमोरी में होना जरूरी है। तो ऑल और पार्ट ऑफ द डेटा डेट इज नीडेड बाय द प्रोग्राम मस्ट बी इन मेमोरी, ठीक है। मेमोरी में होना उसको जरूरी है। अगर मेमोरी में रैम में प्रोग्राम नहीं होगा, जाहिर है फिर वो प्रोग्राम चलेगा नहीं, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया था आपको कि प्रोसेसर सिर्फ उसी चीज़ को एग्जीक्यूट करता है जो रैम में मौजूद है। तो रैम के अंदर प्रोग्राम का आना जरूरी है। मेमोरी मैनेजमेंट डिटरमाइंस व्हाट इज इन मेमोरी एंड व्हेन, ठीक है। यानी कि मेमोरी में कब, मेमोरी मैनेजमेंट पूरा प्रोसीजर डिफाइंड होता है कि मेमोरी में कब कौन सी चीज़ कब आएगी, ठीक है। तो किस चीज़ को मेमोरी से बाहर निकालना है, किस चीज़ को मेमोरी में लेकर आना है, ये पूरी टेक्निक्स चल रही है, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए से ये सारा काम हो रहा है। तो ऑप्टिमाइजिंग सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड कंप्यूटर रिस्पॉन्स टू यूजर्स, ये तो सीपीयू को भी इससे फ़ायदा ये होता है कि सीपीयू जो है अच्छी तरीके से यूटिलाइज होता है। अगर रैम की मैनेजमेंट सही होगी तो सीपीयू जो है बेहतर तरीके से यूटिलाइज होगा, सीपीयू बेहतर तरीके से काम करेगा। मेमोरी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ की अगर हम बारे में बात करें, कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ मेमोरी आर करंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय होम, ठीक है। ये देखता है कि इस वक्त करेंटली कौन मेमोरी को यूज कर रहा है, मेमोरी का कौन सा पार्ट यूज हो रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट यूज हो रहा है या यूजर का पार्ट यूज हो रहा है, ऑपरेटिंग यानी कि रैम का कौन सा पार्ट यूज हो रहा है और कौन यूज कर रहा है, ठीक है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, यूजर यूज कर रहा है, कौन यूज कर रहा है। डिसाइडिंग विच प्रोसेसेस और पार्ट देयर ऑफ एंड डेटा टू मूव इनटू एंड आउट ऑफ द मेमोरी, डिसाइड करता है कि कौन सा पार्ट मेमोरी में रहना चाहिए, किसको मेमोरी से बाहर निकालना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, मेमोरी फुल हो गई। अब मेमोरी फुल हो गई तो वो कोशिश ये करता है कि ऐसा पार्ट मेमोरी से बाहर निकाल के वर्चुअल मेमोरी में रख दे जो कि काफी देर से यूज नहीं हुआ। इसके एल्गोरिथम से हम पढ़ेंगे। तो वो इससे फायदा क्या होता है कि वो मतलब जब वो देखता यही है कि मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर यही देखा जाता है कि किस चीज़ को रैम के अंदर रहना है, किस चीज़ को रैम से बाहर निकाल देना है, वर्चुअल मेमोरी में रख देना है। ये सारी मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ें देखी जाती है। एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस एज नीडेड, मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस चाहिए, कितनी स्पेस जो है एलोकेशन की जाए, किस किस प्रोसेस को कितनी स्पेस दी जाए, किस प्रोसेस को कितनी प्रेस जो है डी एलोकेट की जाए, ये सारा काम जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट अपने एंड के ऊपर देखता है। तो ये बाकायदा पूरा हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी तफसील से सारी चीज़ें। फिर आते हैं स्टोरेज मैनेजमेंट, ठीक है। हमें स्टोर भी चीज़ों को स्टोर भी कराना होता है। आप देखो फोल्डर बनाते हो, फाइल्स बनाते हो, और
वो ज़ाहिर है ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है कि वो सिस्टम वो चीज़ों को कैसे स्टोर कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म लॉजिकल व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज, ठीक है। तो आपके सामने एक लॉजिकल व्यू आ जाता है, अब आपके सामने फाइल्स फोल्डर्स के जरिए से आप फाइल्स फोल्डर्स के जरिए से जो है स्टोरेज कर रहे होते हो, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें ज़ाहिर है लॉजिकल होती है। एब्स्ट्रैक्ट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज टू लॉजिकल स्टोरेज यूनिट, देखो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी स्टोर करोगे वो एज अ फाइल स्टोर होगा, चाहे वो वर्ड की फाइल हो, ठीक है, चाहे एक्सेल की फाइल हो, चाहे वो एक्सी हो, कॉम हो, कोई भी फाइल हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी एक एंटिटी है, वो एज अ फाइल जो है वो सेव होगी। स्टोरेज यूनिट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो स्टोरेज यूनिट होता है वो फाइल की शक्ल में होता है। अच्छा, ईच मीडियम इज कंट्रोल्ड बाय डिवाइसेस, ठीक है, सारे ज़ाहिर है डिवाइसेस है आपके पास, डिस्क ड्राइव है, टेप ड्राइव्स हैं, जो भी लगी हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कोशिश करता है उन सबको मैनेज करने की। और हर डिवाइस की आप देखो स्पीड भी अलग है, हार्ड डिस्क की स्पीड अलग है, ठीक है, मैग्नेटिक टेप जिसे हम कहते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव की स्पीड अलग है, और इस तरह से जो है डीवीडी की स्पीड अलग है, डेटा ट्रांसफर रेट हर एक का अलग अलग है, एक्सेस मेथड अलग अलग है, हार्ड डिस्क को अलग तरीके से एक्सेस किया जाता है, डीवीडी को अलग अलग तरीके से एक्सेस किया जाता है, रैम को अलग तरीके से एक्सेस किया जाता है। इसके अलावा अगर आप सॉलिड स्टेट ड्राइव का उसको उसको एक्सेस करने का तरीका अलग है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में सारी चीज़ों को देख रहा होता है, स्टोरेज भी करनी है, अलग अलग एक्सेस टेक्निक्स है हर स्टोरेज डिवाइस की, वो भी देखता है, और फिर कितनी स्पीड है वो भी देखता है, ट्रांसफर रेट जितना है वो भी देखता है, सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा है। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, फाइल का मतलब वही कोई एक फाइल आप सेव कर रहे होते हो, तो फाइल जो है ज़्यादातर डायरेक्टरीज के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है। फाइल ज़्यादातर डायरेक्टरी के अंदर ऑर्गेनाइज होती हैं। एक्सेस कंट्रोल और मोस्ट सिस्टम्स टू डिटरमाइन हु कैन एक्सेस एंड व्हाट, ठीक है, यानी कि कौन एक्सेस करेगा और क्या एक्सेस करेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डायरेक्टरी के अंदर जो है वो मेंटेन हो रही होती है। तो हम क्लियर कर देना ताकि सही तरीके से समझ आए। अच्छा जी, फाइल सिस्टम एक्सेस कंट्रोल ऑन मोस्ट सिस्टम टू डिटरमाइन हु कैन एक्सेस एंड व्हाट, ठीक है। तो फाइल कौन देखो, हर एक फाइल आपने देखो नेटवर्क पे भी ऐसा होता है ना, कोई फाइल आपने खोली हुई है और वो शेयर्ड फाइल है, ठीक है, pf3 आपने एक्सेस किया होगा, नेटवर्क किया है pf3 फोल्डर कीट के अंदर, शायद आप नो लोगों ने सर। नहीं किया होगा, यूनिवर्सिटी खुली होती तो आप लोग कर रहे होते सारे उस फोल्डर को एक्सेस, वो शेयर्ड फोल्डर है, उसमें लेक्चर्स जो है ना वो डाल दिए जाते हैं, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो सब उसको शेयर कर लेते हैं, जो एक शेयर्ड फोल्डर है बहरहाल। तो वो मोस्ट सिस्टम्स टू डिटरमाइन हु कैन एक्सेस एंड व्हाट, ठीक है, यानी कौन क्या एक्सेस कर सकता है। तो उसमें अगर कोई एक फाइल आपने खोली हुई तो जाहिर है उसको मैं एक्सेस नहीं कर सकूंगा उस टाइम पे, एक वक्त में एक ही एक्सेस करेगा। अगर मैं किसी वर्ड की फाइल में मैं लिख रहा हूँ तो दूसरा उस फाइल पे नहीं लिख सकता अगर वो नेटवर्क के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। तो ये एक्सेस कंट्रोलिंग कहलाती है, जो कहते हैं एक्सेस कंट्रोलिंग। तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एंड में देख रहा होता है कि कौन सी फाइल को कौन एक्सेस करेगा, और उस वक्त जो है दूसरे लोग क्या कर रहे होंगे उस फाइल के लिए, ये सारी चीज़ें एक्सेस कंट्रोलिंग कहलाती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एक्टिविटीज़ है उसमें क्या क्या काम होता है, स्टोरेज मैनेजमेंट को अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, क्रिएट और डिलीट द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, ठीक है, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर, फाइल और फोल्डर को क्रिएट करना डिलीट करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। प्रिमिटिव्स टू मैनिपुलेट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, तो उनको मेंटेन करना भी इसकी जिम्मेदारी है। मैपिंग फाइल्स ऑन टू सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क वगैरह में रखना भी इसकी जिम्मेदारी है। बैकअप फाइल्स ऑन स्टेबल नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडिया, उसका बैकअप बना के रखना, ठीक है, स्टोरेज मीडियम के ऊपर, वो भी ऑपरेटिंग, जैसे आप कोई वर्ड पे काम कर रहे होते हो वर्ड की फाइल में, ठीक है, तो जब तक आप सेव नहीं कर रहे वो तो रैम में होता है ना, तो रैम में जब तक होता है तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज कर रहा होता है कि भाई रैम के अंदर वो चीज़ें रहें, ये ना हो कि वो रैम से गायब हो जाए, फिर वो जब आप सेव करोगे तो सेव नहीं हो पाएंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम इन चीज़ों को भी इंश्योर करता है कि वो बैकअप बना के रखता रहता है, ताकि जैसे ही आजकल आपने देखा भी होगा कि आपके इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है तो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो विंडोज़ के अंदर रहती हैं, जब आप उसको लैपटॉप को ऑन करोगे दोबारा दोबारा उसी स्टेट पे आ जाओगे जिस स्टेट से बंद हुआ था, ठीक है, सारे अगर वेबसाइट्स वगैरह जो जो आपके काम हो रहा होगा वो उसी स्टेट पे वापस आ जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी एफिशिएंट हो गए आजकल और वो कोशिश यही करते हैं
वो बैकअप लेते रहते हैं पीछे बैक एंड पे, और आपका काम जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता किसी भी वजह से, और वो दोबारा रिकवर हो जाता है। अगर हम बात करें मास स्टोरेज की मैनेजमेंट की, ठीक है, मास स्टोरेज मैनेजमेंट की हम बात करें, यूजुअली डिस्क यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट डज नॉट फिट इन मेन मेमोरी, ठीक है। तो मेन मेमोरी के अंदर जाहिर है हर चीज़ तो नहीं आएगी ना, आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए। हम हार्ड डिस्क क्यों यूज़ करते हैं कि जाहिर है हमें चीज़ें रखवानी होती हैं और परमानेंट रखवानी होती हैं। रैम तो हमारे लिए सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ होती है, तो जाहिर है हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चीज़ें रखवानी है, तो हम कहाँ रखवाएंगे, किसी सेकेंडरी स्टोरेज में रखवाएंगे। तो सेंट्रल तो प्रॉपर मैनेजमेंट उसकी ज़रूरी है, ठीक है। मास स्टोरेज का मतलब क्या है कि हार्ड डिस्क वगैरह जो बड़ी स्टोरेज डिवाइसेस लगी हुई हैं आपके सिस्टम में, उसकी मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एंड पे देख रहा होता है। Entire speed of computer operation hinges on disk subsystems and its algorithm. ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्टिविटीज क्या है? फ्री स्पेस मैनेजमेंट, यानी कि जो खाली हिस्सा होता है हार्ड डिस्क का, आपने देखा होगा हार्ड डिस्क को वो यूटिलिटी आती है डिस्क डिफ्रैगमेंटर, कोशिश यही करता है कि हार्ड डिस्क के अंदर जो फ्री स्पेस है उसको एक तरफ कर दे, जो स्पेस सेक्टर्स भरे हुए हैं उनको एक तरफ कर दे, ठीक है। फ्री स्पेस की मैनेजमेंट होती है ताकि, क्योंकि हार्ड डिस्क में ऐसा भी होता है जगह जगह चीज़ें रखी हुई होती हैं, कुछ जगह खाली होती हैं, तो कोशिश ये करता है कि जो जो चीज़ें भरी हुई हैं, जो सेक्टर्स भरे हुए हैं उनको एक तरफ कर दे, जो खाली है उनको एक तरफ कर दे। और इस तरह से स्टोरेज एलोकेशन और डिस्क से स्केजुलिंग, ये सारे काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एंड पे कर रहा होता है। अच्छा, सम स्टोरेज नीड नॉट बी फास्ट। टर्शरी स्टोरेज भी होता है, तो सेकेंडरी स्टोरेज हो गया जो मैंने आपको बताया हार्ड डिस्क। टर्शरी स्टोरेज का मतलब क्या हो गया, जैसे डीवीडी, सीडी, यूएसबी, ये भी स्टोरेज करती हैं, ठीक है। इस पर आप डीवीडी राइट करते हो, आप यूएसबी में कुछ चीज़ें रखते हो, ठीक है, तो वो भी स्टोरेज होती है, लेकिन वो स्टोरेज कौन सी है, टर्शरी स्टोरेज कहलाती है। वो मतलब सेकेंडरी के बाद, ठीक है, हार्ड डिस्क के बाद आप उसको उसके ऊपर जाते हो। जैसे ये चीज़ें हैं, जैसे मैग्नेटिक टेप का मतलब यहाँ पर फ्लॉपी ड्राइव है, ठीक है, तो ये सारी टर्शरी स्टोरेज है। स्टिल मस्ट बी मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये भी सारी टर्शरी मैनेजमेंट भी जाहिर है ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी आप यूएसबी लगाओगे फौरन उसको ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करेगा, उसके ड्राइवर को इंस्टॉल करेगा फौरन से। तो टर्शरी स्टोरेज की जो चीज़ें हैं ना, वो भी सारी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास देख रहा होता है, और इसके अभी मैकेनिज्म्स को भी चेक कर रहा होता है। जैसे कि आप देखो डीवीडी में क्या होता है, डीवीडी के अंदर मैकेनिज्म होता है वॉर्म का। वॉर्म का मतलब क्या होता है, राइट वंस रीड मेनी टाइम्स। राइट वंस, एक बार राइट कर दो, रीड मेनी टाइम, फिर इसको बार बार रीड करते रहो। डीवीडी के अंदर ऐसे ही होता है ना, आप राइट कर देते हो एक बार और बार बार फिर इसको रीड करते रहते हो। और आरडब्ल्यू में क्या होता है, रीड राइट दोनों होते रहते हैं, बार बार उसको ओवरराइट भी कर सकते हो। आरडब्ल्यू में ओवरराइट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आरडब्ल्यू नहीं है, सिर्फ आर है, तो एक बार राइट करोगे और बार बार उसको रीड कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम सबको मैनेज करने के लिए जो है ना अपना किरदार अदा करता है। अब यहाँ पर देखो ये मुख्तलिफ लेवल की स्टोरेज दिखाई गई है। यहाँ पर दिखाया गया लेवल, ये लेवल्स दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर नेम दिया गया है। लेवल्स क्या है, 1 2 3 4 5, 5 लेवल्स दिखाए गए हैं आपको स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 लेवल स्टोरेज के, जो 5 लेवल यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे आपके पास रजिस्टर में भी स्टोरेज होती है, कैशे में भी स्टोरेज होती है, रैम में भी स्टोरेज होती है, जिसको मेमोरी का है यहाँ, सॉलिड स्टेट ड्राइव। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। यस सर। यहाँ हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। रजिस्टर में भी सेव होती है चीजें, कैशे में भी, रैम में भी। सॉलिड स्टेट डिस्क का मतलब क्या हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो इसमें भी चीजें सेव हो रही होती हैं, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क में भी चीजें सेव हो रही होती हैं। फिर लेवल ऑफ स्टोरेज है, ठीक है। जाहिर है रजिस्टर के अंदर 1 KB से भी कम स्टोरेज होती है, क्योंकि ये तो प्रोसेसर के अंदर होता है। कैशे जो है वो 16 MB से कम होते हैं कैशे। जबकि रैम की हम बात करें, रैम जो है 64 GB